दर्शकों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। वैसे देखा जाए, योग और आयुर्वेद भारत की जो पुरातन ज्ञान परंपरा है, वैदिक ज्ञान है, इसकी दो शाखाएं ही हैं। आयुर्वेद जो है ये चिकित्सा विज्ञान है और जो योग है वो इस विज्ञान को क्रियान्वयन करने का, इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है, विधि है। वैसे देखा जाए, योग से अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। जैसे अभी हाल ही में वैश्विक महामारी कोविड के दौरान योग का महत्व देखा गया, आसनों का महत्व देखा गया। इसमें जो प्राणायाम है विशेषकर, उसका कितना लाभ मिला। कोविड के जो मरीज थे, कोरोना वायरस से कैसे उससे ग्रस्त लोगों को, रोगियों को उससे छुटकारा मिला। ऐसे ही एक नहीं, अनेक प्रकार के रोगों से लाभ मिलता है योग करने से। आइए जानते हैं योग करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, किस प्रकार के रोग दूर होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं अर्चना शर्मा जी, जो एक योग गुरु है। पिछले 15 वर्षों से आप विभिन्न शिक्षण संस्थानों में योग गुरु के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में योग गुरु के रूप में काम कर रही हैं। जी सर। अर्चना जी, देखा जाए योग से अनेक लाभ मिलते हैं, लेकिन आज जो योग हमारे देश और विश्व में प्रचलित और प्रसिद्ध हो रहा है, उसका कारण है कि चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको स्वतंत्र रूप से मान्यता मिल चुकी है। जी सर। हमारे देश में आयुष मंत्रालय के तहत ये एक पूर्ण चिकित्सा विधि है और अनेक देशों में अपनी मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ योग को भी अपनाया जा रहा है रोगों को दूर करने के लिए। जी सर। आज लगभग 200 देश इसका पालन कर रहे हैं, योग को अपना रहे हैं और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे इसकी जागरूकता मिल रही है। जी सर। जो ये योग है, इससे मुख्यतः कौन कौन से लाभ होते हैं जिसके कारण आज योग ये इतना लोकप्रिय बनता जा रहा है? योग करने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, जो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है। जैसे इम्यूनिटी किसी की वीक रहती है, उसमें भी ये हेल्प करता है। पाचन क्रिया को भी ये स्वस्थ बनाता है। हमारी श्वसन क्रिया को भी मजबूत करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब जैसे प्राणायाम करेंगे, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करेगा। इससे हाइपो और हाइपरथायराइड में भी हेल्प मिलेगी। जैसे उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। शरीर में जो जकड़न रहती है, जड़ता रहती है, उसमें जो कितना महत्वपूर्ण है जो करने से क्या फ्लेक्सिबिलिटी? उसमें हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जैसे हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, टांगों की होती हैं, वो भी हेल्प मिलेगी। उसमें आसन करेंगे, जैसे भुजंग आसन करेंगे तो हमारी जैसे बैक में हमें जकड़न जैसी हो जाती है, तो भुजंग आसन उसमें बहुत हेल्प करता है। एक चक्रासन होता है, चक्रासन किस में लाभदायक होता है? चक्रासन जैसे किसी को ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे किसी को डिस्क प्रॉब्लम है तो उसको चक्रासन नहीं करना चाहिए। चक्रासन करने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, इससे हमारा संपूर्ण विकास भी होता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए चक्रासन बहुत अच्छा आसन है। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो हमें प्रतिदिन नियमित रूप से लगातार करने चाहिए, कुछ आसन है जो सबसे पहले उठ के करने चाहिए, कुछ ऐसे भी आसन होंगे जो सप्ताह में 1 बार 2 बार या किसी अवधि के बाद हम कर सकते हैं, उनके बारे में बताइए। अब जैसे सूर्य नमस्कार है तो वो तो रोज करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि उसका क्या है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो सूर्य नमस्कार करने से हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें 12 अवस्थाएं होती हैं, तो इसमें हमारा प्राणायाम भी हो जाता है, क्योंकि हम जब सांस छोड़ के नीचे झुकते हैं तो सांस लेके पीछे झुकते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र भी अच्छा रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, पूरे शरीर में रक्त संचार होता है। और सूर्य नमस्कार का एक फायदा ये है कि जैसे कि हम अब लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, इससे हमारी आई साइट भी बढ़ती है, हमारी आंखों के मसल भी स्ट्रांग होते हैं। तो मोबाइल, लैपटॉप तो आजकल मोबाइल उससे उन्नत एक हमारे पास आ गया है जिसको हम देखे रहते हैं, तो उससे भी लाभ मिलता है। हाँ जी,
उसमें भी सूर्य नमस्कार हेल्प करता है। उसमें हम यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं, आंखों की जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी आईज की मांसपेशियां ठीक होंगी। पद्मासन, कमलासन या जिसे सुखासन कहा जाता है, हाँ जी, इसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। हाँ जी। इसका क्या मतलब है? पद्मासन करने से तो एक तो हमारी टांगों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी जो घुटनों की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। इससे हमारी क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, जिससे हमारे लंग्स भी स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो सबसे पहले हमारे लंग्स में जाती है। तो अब हमारी पद्मासन लगाने से हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, जिससे क्या होगा, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को आगे सप्लाई करते हैं, हमारे पूरे शरीर को सप्लाई करते हैं। इससे पद्मासन लगाने से हमारे पूरे शरीर को फायदा होता है, क्योंकि हमारी स्पाइन ठीक रहेगी तो हमारा पूरा शरीर भी ठीक रहेगा। अर्चना जी, इसके बारे में बताया गया पद्मासन जो कमलासन होता है कि कुंडलिनी शक्ति होती है। हाँ जी। जो एनर्जी सेंटर होता है, 8 हमारे एनर्जी सेंटर है, उनको वो एक्टिवेट करता है। हाँ जी। पद्मासन, हाँ उसके जी। बारे में थोड़ा सा बताइए। अब जैसे इसमें चक्कर बताए गए हैं, जैसे मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर और सहस्त्रार चक्कर। तो ये हमारी स्पाइन के पीछे ही होते हैं, स्पाइन के साथ रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। हाँ, जिसकी रीढ़ को हड्डी बोलते हैं, उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्वादिष्टान चक्कर है, वो गुदा भाग के पास लेफ्ट साइड होता है। तो उसका फायदा ये होता है कि हमारे जितने, जैसे उसको पृथ्वी तत्व का वो बहुलता रहती है उसमें। हाँ जी, हाँ, उसकी महानता रहती है। इससे क्या होगा, जैसे हमारी नीचे का पोर्शन, जैसे उसको हम अपान भी बोलते हैं, अपान तत्व भी बोलते हैं। जैसे हमारा नीचे का पोर्शन वहां से ठीक रहेगा, उसको बोलते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा ठीक रहेगा। उसके बाद आ गया हमारा स्वादिष्टान चक्कर, वो हमारी जो जननेंद्रियां होती हैं वहां उसका स्थान होता है, ठीक स्पाइन के पीछे। इससे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होता है। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, उसमें स्वादिष्टान चक्कर के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से पूरा फायदा मिलता है, मलमूत्र का निष्कासन करने के लिए। निष्कासन करता है। अब उसके ऊपर आ गया मणिपुर चक्कर, ये ठीक नाभि के पीछे होता है। इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ये जठराग्नि को बढ़ाता है। तो इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक रखता है। उसके ऊपर आ गया हमारा हृदय के मध्य में अनाहत चक्कर, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, ये नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। उसके ऊपर हमारा गले के पीछे आ गया, उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्कर, ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। उसके बीच आईब्रो के मध्य में ठीक पीछे, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्कर। उसके ऊपर जब हम सांसों के साथ ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, हमारा दिमाग ठीक रहता है। और लास्ट में आ जाता है हमारा सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्कर, इसको ब्रह्मरंध्र के ऊपर होता है ठीक पीछे। तो इस सहस्त्रार चक्कर के ऊपर ध्यान करने से हमारे शरीर, पूरे शरीर को लाभ मिलता है। इससे कहते हैं कि जो हमारे चक्कर हैं, इससे हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है। हमारे भारत के जो साहित्य भंडार है, जो ज्ञान परंपरा है या ग्रंथ है, उनमें योगियों के बारे में बताया गया कि इन्होंने अष्ट चक्रों को एक्टिवेट किया है और ये किया। क्या आज भी आदमी कर सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये कि अष्टांग योग का पालन करेंगे तो हम चक्रों को भी जागृत कर सकते हैं जी। क्योंकि अष्टांग योग का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। डॉक्टर साहब, पेट की लोगों को बहुत समस्या रहती है, इसके लिए कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम करें? अब जैसे पेट के सिस्टम को ठीक करने के लिए कपालभाति क्रिया बहुत अच्छी है, इससे पेट की एक्सरसाइज होती है। तो कपालभाति में क्या करते हैं, हम 1 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ते हैं, मतलब 1 सेकंड में हम 1 स्ट्रोक मारते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं वो हमारा एक्टिव होता है, और जो हम सांस अंदर लेते हैं वो पैसिव होता है। मतलब इसमें हम सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान करते हैं। और कपालभाति क्रिया का ये कंट्राइंडिकेशन ये है कि किसी का बीपी हाई हो तो उसको ये नहीं करना चाहिए। पेट में गैस हो जाती है, लोगों को ज्यादा समस्या है, एसिडिटी है, कब्जी है, इसके लिए क्या करें योग की विद्या में? इसके लिए आसन बहुत अच्छे, जैसे मंडूक आसन कर सकते हैं जी। मंडूक आसन में क्या होता है, दोनों मुट्ठियों को बंद करके नाभि के पास रखते हैं, वज्र आसन में बैठते हैं, क्योंकि वज्र आसन में बैठने से हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है। तो इसमें क्या करते हैं, सांस लिया, सांस छोड़ के आगे झुकते हैं, पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इससे हमारा पैंक्रियाज भी एक्टिव होता है। मंडूक आसन बहुत अच्छा आसन है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग करता है, और डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है।
और जैसे किसी को बैक, इसकी कंट्राइंडिकेशन है, किसी को अगर बैक पेन है, जब डिस्क प्रॉब्लम है, कोई अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो उसको मंडूकासन नहीं करना चाहिए। बीपी के लिए भी आजकल बहुत समस्या है, उसकी भी शिकायत रहती है। हाँ जी। हर एक को, छोटे बच्चों को लेकर बड़े बच्चों को, शुगर की भी है, डायबिटीज के लिए, इसके लिए कौन सा आसन या प्राणायाम करें? अब जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे किसी का हाई बीपी है, उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में अल्टरनेट ब्रीदिंग होती है। लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेके और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ते हैं। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जी सर, कौन सा प्राणायाम और आसन चाहिए? इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान बहुत हेल्प करता है, जो हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है, तो इससे स्ट्रेस भी दूर होता है। जैसे स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को जरूरत पड़ती है, जो पढ़ने वाले बच्चे अध्ययन करते हैं, उनको ज्यादा समस्या है कि याद नहीं रहता है। हाँ जी। आता सब कुछ है, हाँ जी। समय आने पे जब हो तो उनको याद नहीं रहता है। उसके लिए आप क्या सलाह देंगे वो हमारे बच्चों को, जो विद्यार्थी लोग हैं? अब जैसे बच्चों को ताड़ासन करना चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा संपूर्ण विकास होगा। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। और जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी ध्यान करेंगे तो उसके उनके मन की जो चंचलता है वो भी दूर होगी और एक कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। एक भ्रातृका आश्रम होता है, जैसे मधुमक्खी की वॉइस का होता है। हाँ जी। ये किसके काम आता है ज्यादा? इसके जैसे दिमाग को, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसका एक बार प्रदर्शन करके दर्शकों को बता दीजिए। जो भ्रातृका, भ्रामरी जिसे, जैसे भ्रामरी प्राणायाम ऐसे किया जाता है। इसमें षण्मुखी मुद्रा लगती है जी। लंबा सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए मुंह को बंद रखते हैं और गले से भमरी जैसा गुंजन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, फूलों के ऊपर मधुमक्खी बैठती है, वो भूं भूं की आवाज करती है, वैसे ही इस भ्रामरी प्राणायाम में ऐसी आवाज आती है। इसमें षण्मुखी मुद्रा लगती है, क्योंकि षण्मुखी मुद्रा लगाने से हमारे चेहरे में स्किन प्रॉब्लम के लिए अच्छी होती है षण्मुखी मुद्रा, और ये त्रिदोष को भी बैलेंस करती है। एक बार करके दिखा दीजिए थोड़ा सा। इसमें अंगूठे से कानों को बंद करते हैं जी। पहली उंगली आंख के ऊपर रखते हैं, दूसरी नासिका के पास, तीसरी नासिका के नीचे और चौथी होठों के पास रखते हैं। लंबा सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए भमरी जैसी आवाज निकालते हैं, मुंह को बंद रखते हैं। इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो और भी इच्छा है कि आपसे और कुछ जानकारी लें जो दर्शकों के लिए लाभकारी हो जी सर। लेकिन इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुइयां है, वो अनुमति नहीं दे रही हैं, यहीं पे हमें विराम लेना पड़ेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, योग के बारे में आपने संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देख लिया कि योग करेंगे तो इससे अनेक लाभ मिलते हैं। हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, रक्त संचार संतुलित रहता है, नाड़ी तंत्र हमारा एक्टिवेट होता है। अगर हम योग को नहीं अपनाते हैं तो हमारे शरीर में जकड़न, जड़ता और जोड़ों का दर्द, अनेक प्रकार के हमें मानसिक रोग और शारीरिक रोगों से हमें जूझना पड़ता है। इसलिए योग को जरूर अपनाए रखें और जितना समय मिले इतने समय के लिए योग जरूर करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।